हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज का हमारा जो ये पार्ट होने वाला है वो पार्ट 9 है। इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 20 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यूज हैं मैंने बुक से लिए हैं, जो कि हमारा IC38 जो बुक है हमारी, जो ऑथेंटिक सोर्स है LIC का, या फिर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो इंश्योरेंस रिलेटेड। ठीक है, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्स है तो वहीं से मैंने ये एमसीक्यूज लिए हैं, किसी और बुक से नहीं मिलेगा आपको, किसी और जगह से नहीं मिलेगा। मैंने पर्टिकुलरली वहीं से जो ऑफिशियल बुक है वहीं से ये एमसीक्यूज लिए हैं, जो वहां पे एमसीक्यूज दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द बिलो कंज्यूमर ग्रीवियंस रिडर्सल एजेंसीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर ग्रीवियंस रिडर्सल एजेंसीज वुड हैंडल कंज्यूमर डिस्प्यूट अमाउंटिंग बिटवीन ₹50 लाख एंड 2 करोड़। तो यहाँ पे 50 लाख से 2 करोड़, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर कोई मामला है कंज्यूमर का, तो इसमें से कौन सा ग्रीवियंस रिडर्सल एजेंसी उसको हैंडल करेगी या फिर आप उसके पास जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, सेंट्रल कमीशन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जब भी आपका मामला 50 लाख तक का है तो आप कहां पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। अगर वही मामला आपका 50 से 2 करोड़ तक का है, यानी कि 50 लाख से 2 करोड़ का, तब आप जाओगे स्टेट कमीशन में। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला राइट हो गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कितना है, 50 लाख का है, स्टेट कमीशन का 50 लाख से 2 करोड़ है, और नेशनल कमीशन का अबव 2 करोड़। ठीक है, तो बी हो गया हमारा राइट आंसर। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर अ वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट। इसमें से कौन सी एक वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए यहां पे लिख लीजिए CPA 2019, आपने पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एक वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं है। पहला है शॉपकीपर चार्जिंग अ प्राइस, शॉपकीपर ने MRP से ज्यादा आपको चार्ज किया। दूसरा है शॉपकीपर आपको एडवाइज नहीं कर रहा है कस्टमर को कि आपको कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी आपके लिए सही रहेगी। या फिर एलर्जी वार्निंग नॉट प्रोवाइडिंग ऑन अ ड्रग बॉटल, तो यहाँ पे क्या है, एलर्जी वार्निंग है और आपको यहाँ पे ड्रग की बॉटल प्रोवाइड नहीं करेगी। फॉल्टी प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट खराब है, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनमें से कौन सा आप किसके तहत आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। देखिए सब में पैसा है, इसमें भी आपका पैसा है, ठीक है, इसमें भी आपका पैसा है, इसमें भी आपका पैसा है। तो यहाँ पे जो एडवाइस करना है, ये शॉपकीपर आपको क्यों एडवाइस करेगा, वो तो बोलेगा ना जो मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है आप उसे ले जाओ, चाहे वो कैसा भी हो, वो आपको क्यों एडवाइस करेगा। ठीक है, तो एडवाइस में आप कभी भी उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। अगला है, देख लीजिए, विच ऑफ द बिलो will be the most appropriate option for a customer to lodge an insurance policy related complaint। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आपको लगता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी सही नहीं है, तो आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा कि आप एक इंश्योरेंस की कंप्लेंट कहां पे जाओगे। क्या पुलिस स्टेशन में FIR करोगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करोगे, क्या सुप्रीम कोर्ट जाओगे, क्या इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, या फिर हाई कोर्ट जाओगे। तो यहाँ पे आप जाओगे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास कि आपके साथ ये चीजें धोखाधड़ी हुई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, IXAM के द्वारा देखिए अफोर्डेबल प्राइस में आपको 1389 में आप यहाँ पे GA इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले से कोर्स ले रखा है उनके लिए तो ये लागू होगा ही होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइव क्लासेस हमारी 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं आपको इंश्योरेंस पढ़ाऊंगा, तुषार सर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाएंगे, ओके, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर आपको अमित परी सर पढ़ाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको यहाँ पे सदाक्षी मैम पढ़ाएंगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये देखना है कि चीजें कौन कौन सी आपके लिए सही रहेंगी, आप किस प्रकार से एग्जाम निकाल दें। आपको लगता है कि आपका प्री निकल जाएगा तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। हमारे द्वारा ये अफोर्डेबल प्राइस है, इसमें आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the below statement is correct with regard to the territorial jurisdiction of the insurance ombudsman। जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन होता है, ठीक है, इंश्योरेंस बीमा लोकपाल जो होता है, इसका जुरिडिक्शन जिसको हम बोलते हैं क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, आप कहां तक आपका अधिकार चलता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक नेशनल जुरिडिक्शन पूरे देश में होता है, क्या ये सिर्फ स्टेट में होता है, क्या ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में होता है, या फिर जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन होता है ये सिर्फ एक टेरिटोरियल लिमिट तक ही क्या कर पाता है,
ज्यूरिडिक्शन कर पाता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल में किसका होता है, नेशनल कंज्यूमर फोरम, स्टेट में स्टेट वाले का, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाले का। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन होता है, इसको सरकार के द्वारा लिमिट करा गया है कि आप सिर्फ एक टेरिटोरियल लिमिट तक ही क्या कर पाएंगे, अपने फैसले दे पाएंगे या फिर आप उतना कार्य कर पाएंगे, आपका ज्यूरिडिक्शन उतना ही है। अगला है, हाउ इज द कंप्लेंट टू बी लॉन्च विद द इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। आपको अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करना है, ठीक है, कंप्लेंट को लॉन्च करना है, अभी लॉन्च करना है, तो आप इनमें से कौन सा प्रक्रिया को अपनाओगे। ओके, द कंप्लेंट इज टू बी मेड इन राइटिंग, सो विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल चूज। ओके, सो पहला है आप राइटिंग में एक कंप्लेंट दोगे, दूसरा है कंप्लेंट आप ओरली फोन में बता दोगे, तीसरा है जो कंप्लेंट आप फेस टू फेस जाकर ओरली बताओगे, या फिर कंप्लेंट आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देकर बताओगे मेरी कंप्लेंट ये है, मैंने एडवर्टाइज दिया है। तो नहीं, ये चारों तो आप नहीं करोगे ना, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, आप उसे राइटिंग में लिख के दोगे। ओके, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है LIC AO ADO 2023, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, वहां पे जाओ, डेली मैं वहां पे आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस का वो डालता हूं, आपका जो टेस्ट होता है क्विज, ठीक है, आपको 7 से 8 के बीच में ये मिल जाएगा, एक इंश्योरेंस अवेयरनेस का डेली क्विज जो कि होता है 10 क्वेश्चन का। ओके, ये क्विज आपने डेली देना है पेपर तक। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने आपको, आप देख रहे हो 8 बजे यहाँ पे आपको फाइनेंशियल का दिख रहा है, इंश्योरेंस का दिख रहा है, और 7 बजे आपको यहाँ पे इंश्योरेंस का दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे पार्ट 18 चल चुका है, देखिए 18 क्विज में ऑलरेडी दे चुका हूं आज की डेट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग एन इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को अप्रोच करने के लिए टाइम लिमिट क्या है भाई, एक टाइम लिमिट होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आज आपके साथ धोखा हुआ 10 साल बाद जाकर आप दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे विद इन 2 years ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय द इंश्योरेंस, 2 साल के अंदर, या फिर 3 साल के अंदर, कंप्लेंट करी थी आपने इंश्योरर को, उसने 3 साल तक नहीं सुना, 1 year यानी कि 1 साल, जब आपने इंश्योरेंस को कंप्लेंट करी थी, जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया था उस कंपनी को आपने कंप्लेंट करी थी 1 साल के अंदर तक, 1 month ऑफ द रिजेक्शन, कि आपकी कंप्लेंट को इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया 1 महीने के अंदर में, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा गाइस, तो यहाँ पे होता है 1 साल, 1 साल के अंदर में आपने क्या करना है, अपनी कंप्लेंट अगर आपकी रिजेक्ट कर दी गई है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, तो आपको जाना है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर लॉन्चिंग अ कंप्लेंट विद द ऑम्बुड्समैन। तो यहाँ पे कौन सी एक चीज नहीं चाहिए जब आप अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर रहे होते हो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में, तो द कंप्लेंट मस्ट बी बाय एन इंडिविजुअल ऑन द पर्सनल लाइंस इंश्योरेंस। तो ये पहला वाला है। दूसरा है कंप्लेंट आपको लॉन्च करनी 1 साल के अंदर अंदर में, जब आपकी कंपनी ने आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है। कंप्लेंट आपने क्या करना है, कंप्लेनेंट को कंज्यूमर फोरम में जाना है ऑम्बुड्समैन में जाने से पहले, या फिर द टोटल रिलीफ साउट मस्ट बी रिटन विद एन अमाउंट इज ₹20 लाख। तो बिल्कुल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता रहा था, ये जो सी वाला है, ये देख रहे हो आप, कंप्लेंट हैज टू अप्रोच, ये कोई भी चीज ऐसी नहीं अनिवार्य है जो नहीं चाहिए थी, प्री रिक्विजिट का मतलब होता है अनिवार्य। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो अप्लाई नहीं करा, आप डायरेक्ट ऑम्बुड्समैन पे नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। आपने अगर नहीं भी करा है डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई, तो आप डायरेक्टली ऑम्बुड्समैन पे जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे ये सब चीजें आपको चाहिए होती हैं। चलिए अगला है, आर देयर एनी फी चार्ज दैट नीड टू बी पेड फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट विद द ऑम्बुड्समैन। क्या कोई एक फीस आपको देनी पड़ती है अगर आप अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर रहे हो कहां पे, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में, ऐसा कुछ है? तो यहाँ पे देख लीजिए आप, फी ऑफ ₹100 देने पड़ते हैं। दूसरा है नो फी, कोई भी फी चार्ज नहीं, 20% देना पड़ता है आपको, जो भी आपका जो पैसा है, जितना पैसा आप चाहते हो उसका 20% या फिर 10%, जो भी रिलीफ आप चाहते हो उसका 10% आपको देना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी फी आपको पे नहीं करनी पड़ती है, ओके। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती है, अगर आपके अमाउंट बहुत ज्यादा है तो। यहाँ पे 10-20% का हिसाब नहीं है। कैन अ कंप्लेंट बी लॉन्च अगेंस्ट अ प्राइवेट इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, एक्सा हो गया, टाटा AIG हो गया, ऐसे लोम्बार्ड हो गया, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, क्या आप उनके खिलाफ भी यहाँ पे ऑम्बुड्समैन में कोई केस दायर कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई कर सकते हो? ओके, तो कंप्लेंट कैन बी लॉन्च अगेंस्ट पब्लिक, यस हो सकती है। दूसरा है कंप्लेंट कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस, यहाँ पे दूसरा भी क्या लिखा हुआ है, यस कंप्लेंट कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस ओनली इन द लाइफ सेक्टर, सिर्फ लाइफ सेक्टर के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
कंप्लेंट कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस ओनली इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे नॉन लाइफ में ही कर सकते हो आप, लाइफ में नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है, ये कांट होगा, कैंट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट, ये देखो ये कैन नॉट होगा। ओके, तो ये है बी वाला। यस, आप कंप्लेंट दायर कर सकते हो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ भी, अगर उन्होंने कुछ आपके साथ गलत यहाँ पे किया है तो। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोर्सन। तो ये क्या होता है, क्या मतलब होता है कोर्सन का? मतलब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोर्सन का मतलब होता है आप किसी को किसी जबरदस्ती किसी व्यक्ति से साइन करवा रहे हो, कहीं पर आपने उस जबरदस्ती उस व्यक्ति से कोई चीज करवाई है, उसे हम बोलते हैं कोर्सियन। ओके, तो यहाँ पे रमेश साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग नॉलेज, इसको पता नहीं है कि प्रिंट कैसे निकलता है, इसने साइन कर दिया। रमेश थ्रेटन, ये थ्रेटन वाला, जहां पर भी थ्रेटन मारने की धमकी दी जाती है वो होता है आपका कोर्सियन। तो यहाँ पे सेकंड बी वाला राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय रमेश। रमेश इसमें से किसको इंश्योर्ड नहीं कर सकता है या फिर वो नहीं करना चाहता है? एक तरीके से हो सकता है रमेश हाउस, बिल्कुल ये हाउस को तो कर सकता है, रमेश की वाइफ का भी कर सकता है, रमेश के पेरेंट्स का भी कर सकता है, फ्रेंड का कोई भी उसके पास एक तरीके से फायदे वाली चीज नहीं है तो वो फ्रेंड का यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं करवा सकता है। ओके, चलिए अगला है विच एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद प्रीमियम। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील है प्रीमियम की? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फी कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीमियम से रिलेटेड चीजों के लिए। आप कंसिडर करोगे तभी जाके ना आपको पता लगे कि हाँ मेरी तो इतनी प्रीमियम है, मेरी उम्र इतनी है, मेरी हेल्थ इतनी है, मेरे को प्रीमियम ज्यादा या कम देना पड़ेगा, सब कुछ का कंसिडरेशन होता है। डैश रिलेट्स टू द टू inaccurate statements which are made without any fraudulent intention। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो चीज रिलेट करती है किससे? inaccurate statement, आपने सही जानकारी नहीं दी है। दूसरा है which are made without any fraudulent intentions। ओके, तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑफर, रिप्रेजेंटेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने मिस रिप्रेजेंट करा है किसी चीज को, ओके, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे गलत हो जाएगी। किसी गलत तरीके से इंश्योरेंस का पैसा हड़प लेना, किसी गलत तरीके से किसी और को इंश्योरेंस की पॉलिसी भेज देना जो कि उसके काम की नहीं है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपको वो चीज बतानी है जिसमें आप ये देखोगे कि आपका यहाँ पे क्रिमिनल चीजें लग रही हैं, आपराधिक चीजें आप यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फ्रॉड में होता है धोखाबाजी, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है, कोर्शन, बिल्कुल कोर्शन का मतलब होता है आप किसी पे दबाव डाल रहे हो इलीगली, आपराधिक तौर पर कि आपको ये कार्य करना चाहिए। मिस्टेक तो गलती होती है, तो ये हो गया आपका सी राइट आंसर। ओके, अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसमें से कौन सा सही है? दे आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नॉट लीगली एनफोर्सेबल। वर्बल का मतलब होता है मुंह बोला, ठीक है, एक तरीके से आप जबानी मुंह जबानी आप बोल रहे हो किसी से। दे आर वर्बल विच आर लीगली एनफोर्सेबल। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे लीगली एनफोर्सेबल है वर्बल जो आपने बोल दिया। दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज इंश्योर एंड इंश्योर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस करता जिसने इंश्योरेंस किया है और जिसने इंश्योरेंस लिया है, कंपनी और उसके पॉलिसी होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि हाँ अगर तेरे पे या तुम पे कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको आपकी दिक्कत पे इतना पैसा या फिर इतना रिलीफ आपको देने वाला हूं। तो ये डी ये होगा सी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो सी वाला है दिस इज द करेक्ट आंसर। which of the below is not a valid consideration for a contract। किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दो पार्टी हैं, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनमें से कौन सा एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है जिससे आप सोचना चाहोगे? मनी, प्रॉपर्टी, ब्राइब, ज्वेलरी, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपल आंसर है ब्राइब, आपका एक वैलिड घूस जिसे हम बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये होगा आपका जो आप नहीं कंसिडर करोगे अपनी किसके तहत? कॉन्ट्रैक्ट के तहत। Which of the below party is not eligible to enter into a life insurance contract? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप जिस व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते या फिर नहीं दे सकते? बिजनेस ओनर बिल्कुल ये तो ले सकता है, माइनर का मतलब 18 साल से नीचे वाला वो नहीं ले सकता है, हाउस वाइफ ले सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर कि भाई जो माइनर है उसको नहीं मिलेगा।
Which of the below action showcase the principle of यूबेरिमा फाइट्स? यूबेरिमा फाइट्स का मतलब क्या होता है? लाइंग अबाउट नोइंग मेडिकल कंडीशन, एज द आपको पता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन खराब है लेकिन आपने उसके लिए झूठ बोला. नॉट रिवीलिंग नोन मटेरियल फैक्ट ऑन अ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, तो आपको जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था आपने उसमें सही कागजात को नहीं लगाया. डिस्क्लोजिंग नोन मटेरियल फैक्ट ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, तो आपको जो इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म है तो यहाँ पे आपने डिस्क्लोज नॉन मटेरियल फैक्ट, जो आपके नॉन मटेरियल फैक्ट्स है आपने उसको डिस्क्लोज किया है मतलब तरीके से. पेइंग प्रीमियम ऑन टाइम, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सी वाला, डिस्क्लोजिंग नॉन मटेरियल. ओके, तो ये क्या है आपका कि आपने प्रिंसिपल ऑफ यूबेरिमा फाइट्स के बारे में आपने सही से, आपको पता है कि आपने सही जानकारी दी है, आपने डिस्क्लोज कर दिया कि हाँ मेरे पास ये एसेट्स हैं, मेरी उम्र ये है, मेरी मेडिकल कंडीशन ये है, या फिर मेरे पास जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसका आप इंश्योरेंस कर रहे हो उसकी रियल अमाउंट ही है. तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्लोज करना. ओके, अगला है विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंश्योरेंसेबल जो इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा सही नहीं है. फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज सन, ठीक है. स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, ठीक है, जो पति पत्नी वापस के लिए क्या ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, बिल्कुल सही है. फ्रेंड टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, तो क्या ऐसा होता है, क्या फ्रेंड आपके लिए इंश्योरेंस लेता है, तो यहाँ पे फ्रेंड का नहीं माना जाता है. अगला है और लास्ट है, when is it essential for insurable interest to be present in case of life insurance? Okay, at the time of taking out insurance, at the time of claim, insurable interest is not required in case of life insurance, either at time of policy purchase or at the time of claim, तो यहाँ पे none of this. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, at the time of taking out insurance, जब भी आप कोई इंश्योरेंस ले रहे होते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको अपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि आप इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हो, किस लिए आपको जरूरत है, क्या आपके पास एसेट्स हैं, क्या उनकी रियल वैल्यू, उन सभी के बारे में अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो वो क्या होता है, इंश्योरेंस लेते समय आपको ये डिस्क्लोज करना होता है. तो गाइज ये था हमारा आज का पार्ट. और भी पार्ट्स आपके आते रहेंगे, दो तीन दिन के गैप में आपको ये पार्ट्स देखने को मिलेंगे. अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएंगे. तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए आप लोग. धन्यवाद.